हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स और ये जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का जो पहला हमें एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है द स्पिरिट ऑफ लॉस की बुक से, जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। इसके पहले भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो कोडिफाइड है वो स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर ही है। अब हमें समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका राइटली कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इसका एक जिक्र मिलता है हमको आर्टिकल 50 से, जो ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो होगी वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में होगी, और ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं होते हैं। वो जो होते हैं वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स के अंदर। यानी कि अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं मिलता तो आप इसके लिए कोर्ट जा नहीं सकते हैं। लेकिन इस स्टेट की ड्यूटी है कि वो पॉलिसी को ऐसे बनाए कि वो डायरेक्टिव्स को प्रोवाइड करा सके। यानी कि जो भी स्टेट लॉ बनाएगी, अब स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है आर्टिकल 12 में जो स्टेट दे दी गई है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है पार्ट 3, उसमें जो आर्टिकल 12 है वहां पे बताया गया कि स्टेट क्या होता है। और जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि वो आपको फंडामेंटल राइट्स गारंटी करे और कोशिश यही करे कि डायरेक्टिव्स की तरफ अपने लॉस और पॉलिसीज बनाती जाए। तो समझना है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन, ये हमको पता चलता है आर्टिकल 245 एंड ऑनवर्ड्स और पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पे यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां पे बात हो रही है एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की। देखिए, हमको मालूम है कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन जो आर्टिकल 12 का स्टेट है उसके अंदर जुडिशरी एज सच नहीं आती है, क्योंकि जुडिशरी लॉ मेकिंग पावर नहीं रखती है और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी जुडिशरी अगर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो आर्टिकल 12 के अंदर वो भी स्टेट मानी जाती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हमको गैप रखना पड़ेगा। यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होना चाहिए। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करेगी और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि वो कोई भी लॉ हो उसको इंटरप्रेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लॉ का इंटरप्रेटर होता है, और सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉस। जो उसने कह दिया फिर फाइनली उस लॉ का वही होगा। और एग्जीक्यूटिव क्या है? लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अलावा जो कुछ बच गया, यानी कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और पूरा का पूरा डीएम से लेके म्युनिसिपैलिटी से लेके जितने भी बॉडीज हैं, ये सब के सब एग्जीक्यूटिव हैं। तो एग्जीक्यूटिव की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। लेजिस्लेचर क्या हो सकता है? लेजिस्लेचर हमारा बेसिकली है विधानसभा, विधान परिषद अगर हम स्टेट की बात करें, और गवर्नर। और अगर हम बात करें सेंटर की तो हमारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा जो हमारी लोकल बॉडी है वो भी लॉ मेकिंग करती हैं, और वहां पे वो भी स्टेट्स कहलाएंगे। यानी कि अदर लोकल अथॉरिटीज, अदर लोकल बॉडीज भी स्टेट के अंदर आ जाती हैं। अब हमें समझना है कि हमारे देश में क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। अमेरिका के अंदर प्योर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग पावर्स दे दी गई हैं। अमेरिका तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा है, उसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं और आज तक केवल 27 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया है। जबकि हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 104, 105 अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। हमको ये समझना है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की जो पावर है वो प्योरली सेपरेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट करता है एग्जीक्यूटिव का हेड, यानी कि प्रेसिडेंट। उसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है। अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेचर की, यानी कि जो हमारा केंद्र में संसद बैठी हुई है, उसके 3 हिस्से हैं, एक है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। और अगर हम बात करें स्टेट की तो यहां पे बैठा है गवर्नर, जो भी एग्जीक्यूटिव का एक हेड है स्टेट के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद। जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे केवल विधानसभा और गवर्नर ही हिस्सा होते हैं लेजिस्लेचर के। और हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट भी जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और एग्जीक्यूटिव का हेड है, और एग्जीक्यूटिव का हेड अपॉइंटमेंट करा रहा है जुडिशरी की। उसी तरह से अगर किसी जज को हमको इंपीच करना है, जज को हटाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर दिया गया 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और 124 ये कहता है कि उसकी जो पूरी प्रोसीडिंग चलेगी हटाने की, वो चलेगी पार्लियामेंट के अंदर। तो जुडिशरी को हटाने की प्रक्रिया लेजिस्लेचर से निकल के आती है। उसी तरह से जो हमारी लेजिस्लेचर होती है,
यानी कि जो विधायिका है, जो लोकसभा है, तो लोकसभा में अगर 500 लोग बैठे हैं और 300 लोग बीजेपी के हैं, तो 300 लोग असल में एग्जीक्यूटिव हो गए, क्योंकि वो सरकार बना रहे हैं और सरकार जो होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है। तो हमको समझना है कि हमारे यहाँ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये ओवरलैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बॉडी दूसरे को चेक कर रही है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है चेक एंड बैलेंस का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार को काम नहीं करती है, तो इट इज आंसरेबल टू द लोकसभा। द कैबिनेट मेंबर्स आर इंडिविजुअली, यानी कि जो हमारे मंत्रिमंडल है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कलेक्टिवली दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। उसी तरह स्टेट के अंदर भी जो सारे के सारे मंत्री लोग हैं, ये इंडिविजुअली तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मुख्यमंत्री को यानी कि चीफ मिनिस्टर को, लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? राज्य की विधायिका को यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में भी एक रिलेशन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं और भी डीप कॉन्सेप्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल, जो जुडिशरी है उसका काम है चेक एंड बैलेंस करना एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कोई भी लॉ या पॉलिसी या ऑर्डर को। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर की पावर पे एक बंदिश लगा दी गई थी केशवनंद भारती के केस में, कि आपकी लेजिस्लेटिव पावर जो होगी वो एक हद के बाद आप यूज नहीं कर सकते। आप संविधान में संशोधन करते हुए संविधान का जो बेसिक फीचर है उसको आप छू नहीं सकते हैं। तो जुडिशरी ने एक तरह से लेजिस्लेचर की पावर पे रोक लगा दी, और यही है चेक एंड बैलेंस। एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबरीमाला वाला। तो सबरीमाला वाले केस में क्या कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहते कि महिलाओं को मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर एंट्री अलाउ होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल निकाला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि हर बॉडी जो है, जो विधायिका है या कोई भी बॉडी है यानी कि प्रधानमंत्री है या डीएम है, यानी कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लॉ से बनी हुई बॉडी है, लीगल बॉडी है, उस सबको लिमिटेड पावर्स का यूज करना चाहिए, यानी कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो एक तरह से विधायिका के ऊपर यह बंदिश है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर बंदिश है कि आप ऐसी पॉलिसी और ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो संविधान की मोरालिटी के खिलाफ हो। तो ये क्या है? ये भी एक चेक एंड बैलेंस है। उसी तरह से अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर होना हो, तो कोलिजियम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है या हाई कोर्ट की जो कोलिजियम है, ये नाम को रिकमेंड करती है टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड है वो तय करता है कि उसकी अपॉइंटमेंट वहां पे होनी है कि नहीं होनी है। ये बात अलग है कि अपॉइंटमेंट फाइनली होनी ही होती है, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटी है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति जो काम करता है वो पूछता किससे है? वो पूछता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते किसके हैं? एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, लेकिन साथ ही वो एमपी भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, और इसीलिए वो विधायिका का पार्ट भी होते हैं, और ये भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस ही है। तो हमको ये समझना है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये इंडिया में पूरी तरह लागू नहीं है, क्योंकि यहां पे बॉडीज के पास पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से है, ताकि चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल फॉलो हो सके। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं, अगली बार बात करते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।